देवीलाल परिवार की राजनीति इस लोक विधानसभा चुनाव में कैसी रहने वाली है? देखिए, जेजेपी की तो इस चुनाव में राजनीति बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद ही किसी सीट पर जमानत बचे उनकी। खुद दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उचाना से विधायक ये 5 साल अभी ये रहे हैं, तो वो भी बहुत बुरी स्थिति में हैं। कहीं पिक्चर में नहीं है, जिक्र में नहीं है, चर्चा में नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से बाकी सीटों में उनका हाल है। और वजह यही है कि जो लोगों की उम्मीदें थी, चाहे वो किसान आंदोलन तक बड़ा मुद्दा है ही है, इसके अलावा भी जो लोगों की उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे जो जिस प्रकार इनको उतरना चाहिए था या लोगों के साथ डील करना चाहिए था, वो बिल्कुल इस तरह में नाकाम रहे हैं, फेल रहे हैं। यही वजह है कि लोगों ने बिल्कुल अर्श से वापस इनको फर्श पे पहुंचा दिया है। और यही जींद की धरती थी जिन्होंने इनको फर्श से बिल्कुल अर्श पे पहुंचाया था, क्योंकि 3 सीटें दी थी, बहुत बड़ी बात होती है। और 7 लगती माने तो आप 5-6 सीटें, मान लो आप गुलाची का है, साबाद है, फिर उकलाना है, 6-7 सीटें इस एरिया ने इनको दी थी। तो वापस से इनको जीरो पे लाने का काम किया है। हालांकि अभय चौटाला बहुत बड़े लीडर बन सकते थे। ये जो वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है, ये हुड्डा की तरफ शिफ्ट नहीं होता अगर वो अपनी वो जो छवि है मास लीडर वाली, अगर वो बना लेते, अगर वो सुधर जाती। हालांकि उनकी जो छवि है या उनका जो वोट परसेंटेज है वो बड़ा है, लोग उनके साथ जुड़े हैं। लेकिन एक जो मास लीडर, जिस प्रकार आज के टाइम बात की जाए तो जाटों का लीडर हरियाणा में एक तरह से हुड्डा उभरे हैं और हुड्डा के साथ लोग जुड़े भी हैं। वजह साफ है, उनका व्यवहार, उनकी डीलिंग और एक उनका जो संयम। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या अभय चौटाला गर्म मिजाज के हैं, वो तू तड़ा कई बार पत्रकार तो सवाल भी नहीं पूछते, इसी वजह से। तो यही एक वजह है कि जो उन्होंने अपनी, अगर उनकी इस मिजाज में वो सुधार कर लेते तो शायद वो बहुत बड़े हरियाणा के लीडर होते हैं। ठीक उसी क्या लग रहा है कुछ सीटों पर, जैसे डबवाड़ी है, रानिया है, एलनाबाद, बरवाड़ा और नरवाड़ा और यमुनानगर, इन सीटों पर क्या लग रहा है यहाँ मजबूत दिखाई दे रही है? बिल्कुल मजबूत दिखाई दे रही है। सिरसा में भी 3 सीटों पर इनेलो मजबूत दिखाई दे रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनेलो धीरे धीरे अप हो रही है। अर्जुन चौटाला से भी हमने जब बात करते हैं तो मैच्योर लीडर उनके अंदर भी धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि शायद वो आने वाले समय में जो सत्ता है या जो विरासत है वो संभाल लें, कि जब उनका एक परिपक्वता है उनके अंदर, जो मैच्योरिटी है वो दिखाई देती है, तो वो कितना कामयाब हो पाते हैं। क्योंकि युवा हैं। दुष्यंत चौटाला को फायदा किस चीज़ का मिला? वो युवा हैं, दिग्विजय चौटाला युवा हैं, डायरेक्ट युवाओं से कनेक्ट हुए और युवाओं ने ही पार्टी को उठाया। 2018 में जब पार्टी टूटी तो बहुत पूरे हरियाणा के, और एक बिरादरी नहीं, इनके साथ सभी बिरादरियों के युवा, हर वर्ग के लोग जुड़े थे। अब धीरे धीरे अर्जुन चौटाला कितना कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि अभय चौटाला में बदलाव तो बहुत आया है। कैसा लग रहा है हरियाणा में अर्जुन का इलेक्शन आपको? बहुत मजबूत उनका जो है, आज की बात कीजिए, बहुत मजबूत स्थिति में वहाँ पे अर्जुन चौटाला हैं। एलनाबाद में मजबूत स्थिति। एलनाबाद में इलेक्शन अलग टाइप का, एलनाबाद में की पार्टियों का मतलब नहीं है, वहाँ पे है कि बर्था और बिल्लू के बीच में मुकाबला है। और ऐसे ही वहाँ पर पार्टियों का कोई नाम नहीं है। हरियाणा के अंदर भी वहाँ पर कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे सिरसा की बात करें, गोपाल और गोकुल के बीच में मुकाबला है, पार्टियों का कोई मतलब नहीं है। और शायद यही वजह कि बीजेपी ने भी अपना तो उम्मीदवार नहीं उतारा। बिल्कुल, इन्होंने समर्थन। क्या लग रहा है इसका फायदा कांडा को मिलेगा या गोकुल के पक्ष में है? गोकुल के पक्ष में पिछली बार देखिए 602-3 वोटों के आसपास से वो आ रहे थे, और मजबूत स्थिति और बड़े सदे हुए नेता। मेरे को बताया किसी ने कि जब वो हारने के बाद लोगों का आभार जताने के पैदल निकले थे। वो उनकी है इस तरह की, वो जो उनकी छवि है, अच्छी छवि है। तो ये मैं सिर्फ आपको बात बता रहा था कि वहाँ सिरसा का चुनाव कैसे, सिरसा का चुनाव पार्टियों का चुनाव नहीं है, सीधा यही है, गोपाल गोकुल, बर्था बिल्लू, उधर दादा पोता, इस टाइप में। और यहाँ डबवाड़ी में दोनों भाइयों के बीच में आदित्य दिग्विजय, वहाँ का चुनाव इस टाइप से है। यहाँ जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हम नरवाणा की बात करें, भाई कांग्रेस मजबूत है, क्यों मजबूत है, ये मजबूत इसलिए मजबूत है, बाकी पार्टी में हम बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से मुकाबला वहाँ पे चला हुआ है। तो धीरे धीरे जिस प्रकार, हालांकि अभय चौटाला में बदलाव बहुत आया है, अगर थोड़ा सा और इस तरीके में बदलाव आता है तो निश्चित तौर पर वो हरियाणा की राजनीति में जिस प्रकार दुष्यंत चौटाला से लोगों का मन उतरा है, तो वो लोगों के मन में बैठ सकते हैं। लेकिन लोगों को एक उनमें ये आशंकाएं रहती हैं, कहीं वो 2-4 सीटें वो जीत जाएं और बीजेपी उसी पोजीशन में आ जाए, स्पष्ट बहुमत ना मिले तो वो भी बीजेपी की साझा। ये लोग इस तरह की आशंकाएं लोगों के बीच में रहती हैं। इसीलिए लोग इस बार ये लग रहा है कि ज़्यादातर जो जाट वोट बैंक है, जो कभी इनेलो के पास होता था, वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। ये आशंकाएं लोगों में है। और अभी एक रैली हुई थी उचाना के अंदर, हम सब ने कवर की थी, आपने देखा होगा कि मायावती ने अपना जो टारगेट है, जो फोकस है, सारा का सारा कांग्रेस पर रखा। 90% कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो है, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, राहुल गांधी ये बात करते हैं, वो बात करते हैं। बीजेपी को लेकर सॉफ्ट नजर आई। ये शायद लोग समझ जाते हैं, समझ जाते हैं लोगों को, मैसेज, सिर्फ मैसेज होता है। हालांकि अभय सिंह चौटाला ये
क्लियर करते नजर आते हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे या किंग ही होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल की बात करें, जैसे अभय चौटाला की 2018 के बाद स्थिति जो एक खराब हुई थी, अब स्थिति में बहुत सुधार है, जिक्र आने लगा है काफ़ी सीटों पे, मुकाबले में वो उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो हैं, तो निश्चित तौर पर INLD ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और निश्चित तौर पर उनकी छवि में, उनकी पार्टी में, वोट परसेंटेज में बहुत सुधार हुआ है। विजेंद्र जी, एक बड़ा मुद्दा जब हरियाणा का चुनाव शुरू हुआ उसमें दो मुद्दे बड़े तेज़ी से उठे थे। एक तो जब कांग्रेस ने टिकटें दी, धर्म सिंह छोक्कर को दी समालखा से, और महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को दी, और सोनीपत से सुरेंद्र पवार को दी, और इन तीनों पर ईडी के केस थे। सुरेंद्र पवार तो जेल में भी थे, अब उनकी जमानत हुई है। और ईडी का जो मुद्दा था, और ये बीजेपी ने बड़ा ज़ोर शोर से उठाया कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको टिकटें दी गई हैं। तो अब जैसे इनकी सुरेंद्र पवार को जमानत मिल गई है, उसके बाद क्या बीजेपी को बैकफुट पे गई है? अब इस मुद्दे का आपको क्या लगता है, इन चुनाव पे तीनों हल्के में या पूरे जो ये मुद्दा उठा रही थी बीजेपी, उसका असर पड़ेगा कुछ? आपने एक चीज़ नोट की होगी, या सभी दर्शकों ने भी चीज़ नोट की होगी, कि कांग्रेस पहले हर छोटी सी बात से घबरा जाती थी कि कोई एलिगेशन लगे, कोई चीज़ लगी, लेकिन जैसे ही ये ईडी का मामला हुआ, कांग्रेस अपने नेताओं के साथ मजबूती से खड़ी नजर आई और जेल में होने के बावजूद टिकट उनको दी। एक मैसेज देने में कांग्रेस कामयाब रही कि हम अपने नेताओं के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी बुरी स्थिति में है। और बुरी स्थिति में जब कोई नेता अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा होता है तो निश्चित तौर पर उनके साथ बड़ा जुड़ाव होता है, और जो मैसेज बीजेपी देना चाहती थी उस मामले में फेल हो गई। कांग्रेस अगर बैकफुट पे चली जाती या दरकिनार कर देती तो ये साबित हो जाता कि जो बागी दागी इस प्रकार के जो नेता हैं, जो एक भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, उस प्रकार कांग्रेस बैकफुट पे गई और पूरी कांग्रेस पार्टी को डेंट लगता है। लेकिन कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर रखा कि ये जो ईडी की कार्रवाई है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, और जो राजनीतिक जो एक तरह से द्वेष के कारण उन्होंने इस तरह कार्रवाई की है। और कांग्रेस ने उनके प्रति स्टैंड लेके स्पष्ट कर दिया कि हम अपने नेताओं के साथ खड़े, उनको टिकट भी दी और बेनिफिट उनको मिला, और ये एजेंडा उनका बीजेपी का फेल होगा पूरे हरियाणा। बिल्कुल। और एक और ये जो तीनों नेता हैं, आपका रावदान सिंह भी, धर्म सिंह छोक्कर भी, सुरेंद्र पवार भी, तीनों ही कांग्रेस के ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं, तीनों ओबीसी समाज से संबंध रखते हैं। इसका भी क्या असर पड़ेगा ओबीसी समाज को अपनी तरफ से लुभाने में? क्या कांग्रेस हो पाएगी फिर कामयाब? देखिए, निश्चित तौर पर ये मजबूत नेता हैं, इनका मजबूत जनाधार है, और निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और धीरे धीरे कांग्रेस कोशिश कर रही है, क्योंकि फ़िलहाल की बात की जाए तो हरियाणा में कांग्रेस का जो माहौल बना वो जाटों का प्लस जाटों का, मुस्लिम्स का, सिखों का जो एक गठजोड़ वोटों का बना था। अब कांग्रेस की यही एक कोशिश है कि जो अपने ओबीसी समाज के नेता उनके साथ मजबूती से वैसे भी खड़े रहे, और दूसरा जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर या उनका रिप्रेजेंटेशन को लेकर वो बातें कर रहे हैं या उनके साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, तो धीरे धीरे ओबीसी समाज अगर थोड़ा बहुत धीरे धीरे शिफ्ट होता है तो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में होगी। और ये शायद इस बात का आभास कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी है, और इसीलिए कांग्रेस की जो आला कमान है अपने नेताओं के साथ उनकी मजबूती से उनके साथ पीछे खड़ा रहा, और उसका फायदा उनको मिलेगा, इससे मिलेगा। और एक और मुद्दे की बात करते हैं कुमारी शैलजा की। कुमारी शैलजा जैसे टिकट बंटवारे के बाद बिल्कुल फील्ड में उन्होंने आना बंद कर दिया था, और उसके बाद बीजेपी अपने मुद्दे भूल गई थी, और सारे नेता जैसे कुमारी शैलजा को ही याद कर रहे थे। अब वो जैसे चुनाव प्रचार में आ रही हैं, उसका कितना आपको लग रहा है कि फ़ायदा अब कांग्रेस को मिलने जा रहा है, और बीजेपी कितना बैकफुट पर पहुंची है कुमारी शैलजा के फील्ड में आने के बाद? देखिए, जिस प्रकार टिकटों का वितरण हुआ, एक लग रहा था कि शैलजा का कोई कद नहीं है, शैलजा का बहुत छोटा सा आंकड़े लग गए थे लोग की, इसीलिए शायद दरकिनार इसको किया गया है। लेकिन उनकी एक चुप्पी ने जिस प्रकार एहसास कराया, निश्चित तौर पर पार्टी में भी उनका कद बढ़ा है और लोगों के मन में भी उनके प्रति भावना बहुत पॉजिटिव गई है। रीज़न ये है कि ना तो पार्टी के खिलाफ अनाप शनाप बोला, ना हुड्डा के प्रति अनाप शनाप बोला टिकट वितरण करने के बाद। कितने एक उन्होंने जो रवैया अपनाया है, और एक टीवी चैनल में जब इंटरव्यू दे रही थी, कह रही थी कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है और मैं जाऊंगी तो कांग्रेस के झंडे में लिपट कर ही जाऊंगी। मेरे पिताजी भी कांग्रेस के झंडे में लिपट के गए थे। तो ये दिखाता है कि उनकी जो लॉयल्टी है, तो जो थोड़ा बहुत कांग्रेस को डेंट लगना था वो निश्चित तौर पर लगा। लेकिन शैलजा जिस प्रकार से आ रही है मैदान में, तो उनका तो कद बड़ा ही बड़ा है, और निश्चित तौर पर जो बीजेपी में जाने की जो बातें थी, जो उनकी अफवाहें थी, उन पर सारी चर्चाओं पर विराम लगा है। यही सेम बात देखिए, अशोक तंवर जब 2019 में टिकटों का वितरण हुआ, लड़ाई हुई हुड्डा और तंवर के बीच में, लेकिन तंवर बहुत खुलकर उनके विरोध में बोले थे। दिल्ली में फिर लठ भी बजाने, सिर फूटे थे, बड़ा अशोक तंवर हर जगह दिखाते थे मेरे यहाँ इतने टाके आए हुए हैं। तो उस तरह की स्थिति शैलजा ने नहीं की, और उसके बाद देखना उन्होंने कितनी पार्टियां स्विच की। इसलिए शैलजा का बड़ा कद मानते हैं सभी लोग, मानते, और कद बड़ा है इस बात घटना के बाद। बेशक उनके समर्थकों को टिकट नहीं
मिली, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनका कद बढ़ा है इस घटना के बाद। अशोक तंवर बोले, लठ बजे, लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद टीएमसी में गए, आम आदमी पार्टी से पहले भी इनके साथ प्रचार किया था, दुष्यंत चौटाला के साथ इन्होंने मिलकर किया था। वो तो उसी समय किया था, कांग्रेस छोड़ते किया, गोहाना में रैली की और दूसरी जगह रैलियाँ की थी उन्होंने। अब जिस प्रकार उन्होंने लॉयल्टीज अपनी शिफ्ट की हैं, पार्टी शिफ्ट की हैं, तो निश्चित तौर पर उनका कद भी घटा है और राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर भी हुए हैं। तो सैलजा ने यहाँ पे ये रह के दिखा दिया है कि वो राजनीतिक रूप से बेशक से उनके समर्थकों को टिकट दिलाने में नाकामयाब रही है, लेकिन वो वास्तव में एक बहुत परिपक्व नेता के रूप में उनकी छवि उभरी है। और अब जिस प्रकार से प्रचार में आई है तो फ़ायदा भी निश्चित तौर पर पार्टी को मिलेगा, लेकिन जो नुकसान थोड़ा बहुत माहौल बदलने का होता है, परसेप्शन करने का होता है, एक साइलेंस, एक चुप्पी भी आपको बहुत बड़ा नुकसान कई बार कर देती है। उसका खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ा, क्योंकि पूरे हरियाणा में एक नैरेटिव सेट हो गया था कि कांग्रेस 70 पार, बीजेपी ने अब की बार कोई एजेंडा नहीं चलाया 75 पार वाला या 400 पार वाला जो चलता था, पता नहीं कोई पार आर पार नहीं किया बीजेपी ने। वो पहले मान चुके थे, हालत बदली है। आर पार की लड़ाई अब की बार उन्होंने नहीं लड़ी, लेकिन लोग अब की बार कहने लगे थे कि कांग्रेस 70 पार जाएगी। हालांकि जो सिनेरियो हुआ, टिकटों का वितरण हुआ, ये तो कांग्रेस ने भी नहीं चला 70, लोग ही कह रहे थे, सर्वे में आ रही हैं, इतनी सीटें आ रही हैं, तो सारा परसेप्शन का तो खेल है ना, सारा का सारा कि परसेप्शन बिल्डअप हो गया था, तो परसेप्शन बिल्डअप नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ा कांग्रेस को अगर वो शायद पार्टी छोड़ती, क्योंकि एक तो महिला है, दूसरा दलित महिला है और सीनियर मोस्ट दलित लीडर है हरियाणा की, 21% वोट बैंक है दलितों का हरियाणा के अंदर, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और उन्होंने पार्टी में रह के दिखा दिया कि नई पार्टी के साथ रहना, पार्टी के साथ काम करना। तो जो वो डैमेज कंट्रोल हुड्डा भी कोशिश कर रहे हैं कि हर भाषण में और बाकी जितने पोस्टर्स थे, तेजस्वी पेटवाड़ के मामले में जो रैली में वो कास्टीय जाति की टिप्पणी की गई, उन्होंने केक काट कर उनका जन्मदिन मनाया, उनके पोस्टर में अब सैलजा को स्थान दे दिया, यानी कि डैमेज कंट्रोल करने में हुड्डा गुट भी लग गया है। तो जो जितना नुकसान होना था इनको हुआ है, लेकिन अब दोनों तरफ से कोशिशें हैं कि भाई हो जाएगा, सुधार हो जाएगा इन चीज़ों में। बिल्कुल। और एक और उन्होंने शायद ये समझदारी दिखाई होगी, जितने भी नेता थे कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में गए हैं, सबका हाल देखा हमने। अब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे कुलदीप बिश्नोई, यहाँ लोकसभा की उनको टिकट नहीं मिली, और इसी तरह से हम देखिए वीरेंद्र सिंह को वापस आना पड़ा, किरण चौधरी का देखते हैं भविष्य आगे क्या रहता है। मतलब जितने बड़े नेता जो छोड़ के गए थे, शायद उनका हाल देख के शायद कुमारी सैलजा ने नहीं सोचा, लेकिन वो उनके मन में ही नहीं आया। उन्होंने आज तक कभी शो नहीं किया कि पार्टी लाइन के खिलाफ, आज तक वो एक शब्द भी नहीं बोली। शायद यही मेच्योरिटी, आपने कहा उनका कद बढ़ा है, यही सारे कारण रहे होंगे। देखो, आपने देखो हरियाणा के एक लाल ने बाकी सभी लालों का कर दिया बुरा हाल, क्योंकि देवीलाल परिवार देखना, दुष्यंत चौटाला कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, भजनलाल परिवार एक सीट तक पहुँचा दिया, बंसीलाल परिवार एक सीट तक पहुँचा दिया, एक मनोहर लाल ने कितने लालों का क्या हाल कर दिया। तो ये क्योंकि हरियाणा की राजनीति में लालों का बहुत बड़ा एक नाम रहा है, 3 लाल्स ऑफ हरियाणा, एक इस तरह की बातें बताई थी, हरियाणा के 3 लाल, लेकिन तो तीनों लालों के जो राजनीति है आज बिल्कुल हाशिए पर चली गई। एक लाल ने कर दी है, बाकी 3 लालों की बिल्कुल। तो ये उनका खुद का भी रहा है योगदान, लेकिन उन्होंने तो की है। और बाकी जब चौथे लाल उनकी भी हालत है सबके सामने, जिस प्रकार 9.5 साल राज करके वो उनको एकदम से चेहरा बदला गया, क्योंकि जिस प्रकार हरियाणा बेपटरी हुआ 9.5 साल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा के हाल जो है बेहाल हुआ है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, क्राइम को लेकर हो, डेवलपमेंट को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, एजुकेशन में कोई काम नहीं हुआ, या क्राइम को लेकर हो, बहुत सारे कितने आप इश्यूज़ की बात करो, हरियाणा में जो डेवलपमेंट होनी थी वो डेवलपमेंट नहीं हुई। हम तो जींद से देखते हैं, क्योंकि जींद एरिया इस पास हम सालों से कवर करते हैं। जींद में हमें ऐसी कोई एक बड़ी अचीवमेंट नज़र हमें नहीं आती है आज तक। सिविल हॉस्पिटल में स्टाफ की भर्ती वो पूरी नहीं कर पाए हैं। रेफरल हॉस्पिटल है, आपको अगर एक टांका भी लगाना हो तो क्या पता आपको पीजीआई रेफर करना पड़े। क्या ये जो सारे मुद्दे हैं पूरे हरियाणा के, लोग इन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे इस बार? मुद्दे तो काम करते हैं, लेकिन आखिरी में जो चुनाव है, चुनाव पीक पे आते आते तो जातियों की तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद फिर 5 साल लोग वेट करते हैं कि इन मुद्दों पे काम होगा, इन मुद्दों पे काम होगा, मुद्दों पे चलाते हैं, लेकिन लास्ट में जब वोट डालने की बारी आती है तो फिर जाति पे बात आ जाती है कि नहीं मेरी जाति का है, मेरे बनिया भाई है, पंजाबी भाई है, जाट भाई है, इसलिए फिर 5 साल हम रोते हैं। फिर रोते हैं और फिर चुनाव आते हैं, फिर मुद्दों की बात करते हैं, वोट डालते हैं, फिर जाति को देखकर वोट डालते हैं। ये इसको नकार नहीं सकते, बड़ा कड़वा सच है। चलो, ये जिस चीज़ सुधर जाएंगे तो शायद समाज भी सुधर जाए, देश भी सुधर जाए। तो ये राजनीति की बातें हैं। और फिलहाल की बात करें हरियाणा में ओवरऑल कांग्रेस के पक्ष में धीरे धीरे माहौल ये बना है, और आज जो माहौल हालांकि 70 पार था वो नहीं है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति में है। और लेकिन सीधा मुकाबला, आप बीजेपी को भी कमज़ोर नहीं मान सकते, सीधा मुकाबला हरियाणा में कुछ सीटों को छोड़ के बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी जो वोट बैंक साधने में कामयाब हुई है और उसी वोट बैंक पर उसी लाइन पर काम कर रही है। शायद यही स्थिति कि ज़्यादातर सीटों पर सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का है, और यही वजह है कि राहुल गांधी जातीय जनगणना के
की बात करते हैं, हुड्डा उसको समर्थन करते हैं, शैलजा उसका समर्थन करती है। तो देखते हैं कि धीरे धीरे जिस प्रकार छवि उनकी सुधरी है, तो वो जो वोट बैंक उनसे खिसका है वो कितना वापस लाने में कामयाब होते हैं, ये समय ही बताएगा। बिल्कुल, चलो बहुत धन्यवाद, आगे ऐसी चर्चा करते रहेंगे। और आप अपने कमेंट्स करके बताएं कि जिस तरह से जो शैलजा को लेकर या इनेलो जेजेपी को लेकर और जो ईडी का एक मुद्दा उठाया था बीजेपी ने, ये जो गर्मजोशी से मुद्दे उठाए थे, इनका हरियाणा के चुनाव पर क्या असर पड़ने जा रहा है। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद विजेंद्र जी। थैंक यू क्रमपाल। थैंक यू, नमस्कार।